डिस्कस करेंगे आदेश 40 के नियम 1 और 5 पर। आदेश 40 जो है हमें रिसीवर के बारे में बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम ये समझें कि रिसीवर क्या होता है, रिसीवर क्या चीज होती है और ये कैसे काम करता है। देखिए, कोई भी संपत्ति जो विवाद की विषय वस्तु हो, अगर वो डिस्ट्रॉयड हो गई तो कोई फायदा तो नहीं होने का। तो विवाद की वस्तु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो सुरक्षित रहे। तो उसको सुरक्षित रखने का क्या तरीका है? उसको सुरक्षित रखने का तरीका है कि न्यायालय किसी व्यक्ति विशेष को कोई शक्ति प्रदान करे और वो उस शक्ति का यूज करते हुए उस संपत्ति की सुरक्षा करे। संपत्ति हो, कोई रिकॉर्ड्स हो, किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स हो, लेखे हो, तो किन किन विषयों के लिए रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है और किन किन के लिए नहीं की जा सकती, तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आदेश 40 रिसीवर, जब भी वर्ड आए तो आप ये ध्यान रखें कि रिसीवर मींस आदेश 40। रिसीवर से संबंधित सारी कार्यवाहियां इसी आदेश के अंतर्गत होती हैं। तो चलिए, सरल हिंदी में हम आपको इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो एक्ट है उसकी तो सिविल प्रोसीजर कोड, इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन भाषाएं मुझे जो लगी दो एक्टों की, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, दो सबसे कड़े, ये तो फिर भी हल्की है। चलिए, रिसीवर क्यों अपॉइंट किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्यों अपॉइंट किया जाता है। वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः जब भी न्यायालय को न्यायपूर्ण प्रतीत हो कि वाद की विषय वस्तु संपत्ति को सुरक्षित किया जाना अति आवश्यक है, तो वह इस हेतु प्रापक की नियुक्ति का आदेश दे सकता है। अर्थात जब भी न्यायालय को यह इंपॉर्टेंट विशेष लगे, तब वो रिसीवर नियुक्त कर सकता है। एक एनसाइक्लोपीडिया लॉ लेक्सिकन में 2009 में एक डेफिनेशन है, जरा सुने इसे। रिसीवर इज वन हु रिसीव मनी ऑफ अदर्स एंड सेंडर्स अकाउंट्स एंड कंसाइज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2002 के उसमें दिए। प्रापक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो दूसरे व्यक्तियों का धन प्राप्त करता है और उसका लेखा रखता है। ऐसी डेफिनेशन ये हमको देती है। अब जरा सा आगे चलते हैं। क्या है प्रापक? न्यायालय के आदेश से क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, किराया वसूल कर सकता है, भूमि के जो लाभ हैं उनको कलेक्ट कर सकता है, और जो व्यक्ति संपदा है उसकी देखभाल कर सकता है। जैसे संग्रहित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जिसको पक्षकार द्वारा संग्रहित करना एवं प्राप्त करना न्यायालय युक्त नहीं समझता। अगर न्यायालय सोचता है कि कोई पक्षकार किसी पैसे को या कोई प्रॉपर्टी जो लाभ देती है या कोई किराया देती है, उसको उसके पक्षकार ने, बल्कि न्यायालय अपने रिसीवर के द्वारा उनको ले सकता है। तो सबसे पहला, किराया वसूली, भूमि के लाभ और व्यक्तिगत संपदा के लिए न्यायालय यदि युक्ति समझता है तो रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर लेता है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट। कैसे अपॉइंटमेंट हो? कोई तो कहेगा ना, एक तो कोई पार्टी, दोनों पार्टी, वादी या प्रतिवादी, न्यायालय से रिक्वेस्ट करें, आवेदन करें आदेश 40 में कि श्रीमान जी, इस मामले में ये गड़बड़ है, प्रॉपर्टी का खतरा है और आप जो है इसके ऊपर कोई रिसीवर नियुक्त करें। तो सबसे बड़ी बात, कोई आवेदन करें।
दूसरी, लेकिन जिसके आवेदन पर यह रिसीवर नियुक्त किया जाए तो आप उसे यह ना सोचें कि रिसीवर उस व्यक्ति विशेष या पक्षकार का एजेंट हो गया। नहीं, एजेंट नहीं होगा। एजेंट कुछ ही नहीं है, तो न्यायालय का कर्मचारी, न्यायालय का ये समझो न्यायालय के अधिकार है इसके पास। तो ये मान के चलें कि ये न्यायालय का पदाधिकारी होगा, अर्थात इसकी जो शक्ति संचालन है, इसकी जो कमांड है, वो न्यायालय है। आपने जो एप्लीकेशन दी उस पे जो न्यायालय रिसीवर अपॉइंटमेंट करेगा, तो ये उसका डिस्क्रिशनरी मामला है कि न्यायालय चाहे तो रिसीवर अपॉइंट करे, ना चाहे तो ना करे। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दी और न्यायालय ने मान ली, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय पूरी सुनवाई करेगा, दूसरी पार्टी को भी अवसर दे सकता है। सुनने के बाद यदि उसे उचित लगता है कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट होना अति आवश्यक है मामले की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए, तो न्यायालय अपॉइंटमेंट करेगा रिसीवर का, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? वाद की विषय वस्तु को सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात उस संपत्ति को हानि ना होने पाए, यह इसका उद्देश्य कहलाता है। अभी हमने आदेश को छेड़ा नहीं है, आदेश के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी आदेश पर आएंगे, आदेश पर धीरे धीरे आएंगे। आदेश 40 की बात करते हैं। न्यायालय में जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तब न्यायालय उस पर ऑर्डर करता है और उस आदेश के द्वारा न्यायालय एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या आदेश दे सकता है, जरा सा ये समझने की कोशिश करें। सामान्यतः प्रापक को उतनी शक्तियां होती हैं जितनी कि न्यायालय के आदेश में वर्णित है, अर्थात न्यायालय उस ऑर्डर के अंदर ये खोलेगा, स्पष्ट करेगा कि क्या क्या पावर्स इसको दी जा रही है और क्या क्या कार्य इसको करने हैं, और वो उसके मुताबिक कार्य करेगा। इसी से उसकी ड्यूटीज और फेलियर ऑफ ड्यूटीज ये डिसाइड होंगी, उसने क्या वो कार्य किए या कार्य नहीं किए। तो 40 की आदेश 40 का नियम 1 के अंदर कुछ परिस्थिति दी गई हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। निकाल लेता हूं अपनी, देखिए एक एक फ्रेज, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं कोई बात मौखिक बता दूं और एक आध प्रश्न रह जाए, एक आध चीज रह गई तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर where it appears to the court to be just and convenient, the court may by order। देखिए कुछ बातें जो हम आपको इतनी देर से बताने की, समझाने की कोशिश करी, वो तो हमारा एक बेसिक ज्ञान होता है और कुछ किताबों पर, कुछ व्यक्तिगत, लेकिन जो ये लॉ की बुक्स है अर्थात बेयर एक्ट है, चलना हमें बिल्कुल उससे ही है, एक एक लाइन उसी की होनी चाहिए। Where it appears to the court to be just and convenient, the court may by order क्या क्या कर सकती है? अपॉइंट ए रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिक्री, या तो डिक्री पारित होने से पहले या डिक्री होने के बाद रिसीवर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जब भी कोई एप्लीकेशन या वाद की विषय वस्तु खतरे में है। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजीशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये आदेश दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो उसमें हो उसे हटाओ और उसके पोजीशन खाली कराओ और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ले लो।
कमिट द सेम टू द पोजीशन, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर, और उसका संपत्ति का कब्जा, कस्टडी और मैनेजमेंट रिसीवर को लेने की आज्ञा न्यायालय दे सकता है। कन्फर अपॉन द रिसीवर of all such power as to bringing and defending suit for realization, management, protection, preservation, improvement of property, the collection of the rent, profit thereof, the application and disposal of such rent and profits, and the execution of the document as owner himself has, or such of those powers as the court thinks fit. जरा समझें, वाद के लाने, वादों में प्रतीक्षा करने के बारे में, और संपत्ति के आपन, प्रबंधन, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार, उसके भाटकों, लाभों के संग्रह, ऐसे भाटकों और लाभों के उपायंजन, उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे रिसीवर को प्रदत्त कर सकता है। अर्थात जो भी शक्ति रिसीवर यूज करता है, हिंदी में इसको प्रापक कहते हैं, प्रापक, वो शक्तियां वो होंगी जो न्यायालय उसको उसमें वेस्ट करे। इस नियम की किसी भी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी पक्षकार को नहीं है। या दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नथिंग इन दिस रूल shall authorize the court to remove from the possession or custody of any person whom any party to the suit has not a present right so to remove. तो ये 4 कंडीशंस क्या क्या है? संपत्ति प्रबंधन, संरक्षण और सुधार, किराया एकत्र करना, लाभों का संग्रहण, दस्तावेजों का निष्पादन, रिसीवर के समस्त कार्य न्यायालय के निर्देश के अधीन होंगे। ये तो रही रिसीवर की पावर्स जो न्यायालय उसे देता है। लेकिन इसकी कंडीशन 2, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस नियम की किसी बात से न्यायालय को यह प्राधिकार नहीं होगा, न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का संपत्ति पर से कब्जा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी भी पक्षकार को, अर्थात जिसका कब्जा ऐसा है जिसको वाद के पक्षकार भी नहीं हटा सकते, उसके लिए नहीं। यहां जो कहना उद्देश्य है, जब संपत्ति पे कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, जो संपत्ति को डिस्ट्रॉयड करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, क्षति करना चाहता है, मूल वस्तु को खत्म कर देना चाहता है, ऐसे वस्तु से, व्यक्ति से। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, आदेश 40 नियम 1 के तहत ये 4 शक्तियां तो न्यायालय ने उसको दे दी, रिसीवर को। अब ये बात है कि कोई आदमी बिना पैसे के तो काम करता नहीं, जो करे कर दे, लेकिन कुछ आदमी नहीं करते, तो पैसा बहुत जरूरी है। अब पैसा जरूरी है तो पैसा कौन देगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि रिसीवर को पैसा देगा कौन। सुनिए जरा सा। The court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the service of the receiver. The court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the service of the receiver. नियम तो ये कहता है, न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए परिश्रम के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करेगा। या तो किसी पार्टी के ऊपर लगाएंगे जो एप्लीकेशन लगाएगा न्यायालय, या जो लाभ होते हैं
उनके लिए लगाएंगे, क्योंकि कोर्ट इसे अपने लिए तो लगा नहीं रही, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए लगा रही है। तो प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जो खर्चा है वो तो पक्षकारों पे ही आएगा। जो पक्षकार विजयी होगा, वो जिसके पक्षकार के हक में है मामला या जो गलत है, दोनों में से जिससे भी कोर्ट उचित समझेगी उससे रिकवरी कर लेगी लास्ट में आकर, लेकिन फिलहाल उसको कोई ना कोई रेम्यूनरेशन दिलवाएगी। वो किसके ऊपर कास्ट अपॉन करती है, लाभों में से करती है, किस पे करती है, ये कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है, वो क्या आदेश पारित करती है। अब क्वेश्चन आता है नियम 3, ड्यूटीज ऑफ दी, उसकी क्या क्या ड्यूटी होंगी। देखिए, सबसे पहले जो ड्यूटी है, बात ही समझ लीजिए, बिना बुक की बात करें, उसको ऑर्डर के मुताबिक कार्य करना चाहिए। रिसीवर को सारे अकाउंट और पैसे जो उसने लिए हैं, इकट्ठा किए हैं, उन्हें न्यायालय में जमा कर देने चाहिए। जो चीज उसके अकाउंट उसने चेक किए हैं, उनके बारे में रिपोर्ट बनाकर न्यायालय को सौंप देनी चाहिए। अब जरा से मैं पढ़ता हूं किताब से क्या क्या कहती है किताब। संपत्ति की बाबत वह जो कुछ प्राप्त करेगा, उसका समग्र रूप से रिकॉर्ड बनाएगा, लेखा बनाएगा, अकाउंट बनाएगा। लेखा देने के लिए ऐसी प्रभुति देगा जो न्यायालय ठीक समझे। यहां ये कह रहा, प्रापक को प्रभुति देनी पड़ेगी। यदि न्यायालय ये कहता है, न्यायालय को लगता है, तो न्यायालय रिसीवर से सिक्योरिटी भी मांग सकता है। मान लो कल को सही तरीके से ड्यूटी ना करे, तो जिस आदमी को रिसीवर अपॉइंट करता है, तो उससे कह सकता है संपत्ति की बाबत जो कुछ प्राप्त करेगा, उसका समय रूप से लेखा देने के लिए ऐसी प्रभुति देगा जो न्यायालय ठीक समझे। न्यायालय रिसीवर से सिक्योरिटी मांग सकता है, संपत्ति की, गवाहों की, जमानतियों की, कि वो ठीक ठाक रिकॉर्ड न्यायालय के सामने पेश करेगा, जो पैसे लेगा उसे जमा करेगा, उसके लिए गारंटी भी ले सकता है। नंबर 2, अपने लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्रारूप में देगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। जो उसने पैसे इकट्ठे किए हैं या जो उसने रिकॉर्ड बनाया है, जो उसने ऑब्जर्वेशन लिए, वो न्यायालय को वो उसी तरीके से सूचित करेगा जैसे न्यायालय ने अपने आदेश में बताया है, आदेश देते वक्त। और वो शोध्य रकम ऐसे संदत करेगा जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। कई बार हिंदी के शब्द मुझे भी नहीं समझ आते, अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स, जैसे कोर्ट डायरेक्ट करे उस तरीके से वो उसका पेमेंट करेगा। पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट, एज पर द कोर्ट डायरेक्शन ही विल पे द अमाउंट। Be responsible for any loss occasions to the property by his willful default or gross negligence. वो उन सब गलतियों के लिए जिम्मेदार होगा जो वो जानबूझकर करेगा, लेकिन जो गलती है उसकी नेग्लिजेंस से नहीं होगी, उनके लिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये ड्यूटीज उसकी नियम 3 में बताई गई हैं। अब बात करते हैं नियम 4 की। मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज जो अब तक जाए मैसेज, वो बिल्कुल ठीक जाए। नियम 4 क्या कहता है, जरा सुने। अब क्वेश्चन ये आता है, ड्यूटीज तो कोर्ट ने लगा दी नियम 3 में, और जब वो उसको इन्फ्रिंज करता है ड्यूटीज को, आदमी बेईमान भी तो हो जाता है ना। बेईमान क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ बेईमान नहीं हो सकता, दुनिया बेईमान हो सकती है। जब आदमी भगवान का नाम लेके झूठ बोल सकता है,
तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, बेईमान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय क्या करेगा, उसको डिफाइन किया है नियम 4 में। रिसीवर के कर्तव्य न करने पर क्या कार्रवाई होगी, ये एक्सप्लेन करता है नियम 4। नंबर 1, हिसाब प्रस्तुत करने में असफल होने पर, बची राशि का भुगतान करने में असफल होने पर, जानबूझकर की चूक व नेग्लिजेंस द्वारा संपत्ति को जो क्षति पहुंची है, वहां न्यायालय ऐसे देन, धन तथा क्षति को वसूल करने के लिए प्रापक की संपत्ति को कुर्क कर सकेगा अथवा बेच सकेगा। जो गारंटी नियम 3 में उससे ली गई थी, श्योरिटी ली गई थी, उन श्योरिटी से बाउंड किया जाएगा कि ये अमाउंट का नुकसान इसने किया है, इसको न्यायालय में जमा कराया जाए या उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उस कुर्क करके उसे बेच के उससे रिकवरी करी जाएगी प्रॉपर्टी की, यदि वो गलत तरीके से काम करता है रिसीवर। तो देखिए रिसीवर के लिए कितना, और देखिए छोटा मामला नहीं होता रिसीवर अपॉइंट करना, हाँ सीरियस इशू है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो थी चलो पार्टीज की, वो है पार्टीज थी इसमें दोनों की दोनों, लेकिन कई बार क्या होता है, एक भूमि ऐसी होती है जो रेवेन्यू जनरेट करती है, और रेवेन्यू क्या है, वो सरकार को जाता है। जहां सरकार को जाने वाला रेवेन्यू, तो उसकी सुरक्षा करना पहला फर्ज है। तो नियम 5 आदेश 40 का क्या कहता है, जरा उसे सुने। When collector may be appointed receiver where the property is land paying revenue to the government or land of which the revenue has been assigned or redeemed, and the court consider that the interest of those concerned will be promoted by the management of the collector, the court may, with the consent of the collector, appoint him to be the receiver of the property. A collector can be appointed as a receiver of a property which is paying revenue. जिलाधीश को उसकी सहमति से ऐसी भूमि का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा जिस संपत्ति से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अर्थात न्यायालय ऐसी प्रॉपर्टी का जो लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आती है, रेवेन्यू देती है, उसको कलेक्टर साहब को भी उसके लिए नियम 5 के तहत अपॉइंट कर सकता है। या सुने, पूरा सुनाता हूं दोबारा हिंदी में। जहां संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का समानुदेशन या मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि कलेक्टर के प्रबंध द्वारा होगी, वहीं न्यायालय कलेक्टर की सहमति से ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। सहमति से वहीं कलेक्टर की सहमति से उसे ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करेगा। ये नियम 5 जो है, कलेक्टर साहब को भी रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है यदि वो अपनी कंसेंट दे, क्योंकि कलेक्टर साहब के पास काम बहुत सारा है और काम होने के साथ साथ इसके अंदर, रिसीवर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, रिसीवर अपनी पावर डेलीगेट नहीं कर सकता। इसलिए यदि कलेक्टर साहब के पास समय है और वो भूमि इतनी इंपॉर्टेंट है, वो रेवेन्यू देती है, सरकारी रेवेन्यू देती है, सरकार के लिए देती है, तो सबसे पहले हमारी सबकी गवर्नमेंट सैलरीज कहां से निकलती है? सरकार देती है ना, सभी को देती है, जुडिशरी को, प्रोसिक्यूशन को और टैक्स पुअर्स को, सभी को कुछ ना, विधवाओं को, गरीबों को। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के
उस रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जिससे ये देश की व्यवस्था चलती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना था उसका। अब हमारा जरा आइए, इसको कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ विशेष बातें जो नोट करता हूं वो बताता जरूरी समझता हूं। जब मैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि कहां बैनामा करना, कि बैनामा नहीं करना चाहिए जब तक कि पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में ना आ जाए। ये बातें बताऊंगा उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, जो आपको बहुत फायदा देंगी। क्योंकि जिंदगी में एक बार यदि फंस गए तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है, और चीटर तुम्हें फंसा के चला जाएगा, उसे न जेल जाने की चिंता होती है ना कुछ है। वो जेल जाए ना जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी बचानी चाहिए। तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। इसके बाद मेरा वही टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि लोगों की संपत्ति बचाई जाए। अब चलिए हम सर बात करते हैं, जो विशेष बातें मैंने आदेश 40 के बारे में समझी वो मैं आपको बताता हूं। रिसीवर अपनी जो पावर्स हैं उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। रिसीवर को जो कुछ कार्य करना वो अपने आप करना है। वो ये कहकर न्यायालय में नहीं बच सकता साहब मैंने किसी को अपॉइंटमेंट कर दिया था उसने धोखाधड़ी, नहीं। जो भी जिम्मेदारी होगी डायरेक्ट रिसीवर की होगी। तो इसलिए रिसीवर कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स, क्योंकि रिसीवर को जो डायरेक्शंस है वो सीधी कोर्ट के द्वारा रिसीवर को है, ना कि उस थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी कोई नहीं होगी। दूसरी बात, वो अपनी ड्यूटीज का निर्वहन स्वयं करेगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। तीसरी बात, रिसीवर उस संपत्ति को जो उसके कब्जे में दी गई है खुद नहीं खरीद सकता। जो न्यायालय के आदेश से उसके कब्जे में आई है उसका खुद सेल नहीं, अपने आप नहीं खरीद सकता। उसको किसी दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं है जब तक कि न्यायालय उसे अनुमति ना दे, जैसे कि इस आदेश में दी गई है नियम 1 में, नियम 1 में ही डी डी पोर्शन में दी गई है। रिसीवर बचाव भी कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। इसे दिखा दिया ना डी में 40 का 40 नियम 1 के डी में दिए, वाद संसित करने, वादों में बचाव करने के बारे में, और संपत्ति के आपन प्रबंधन संरक्षण और सुधार, उनके भाटकों और लाभों के ग्रहण करने की ये शक्ति उसे दी है। लेकिन जब तक न्यायालय की अनुमति ना हो तब तक नहीं कर सकता इसका प्रयोग। रिसीवर का जो प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है वो न्यायालय का कब्जा माना जाएगा। यदि कोई उसमें हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। जो कोई उस कब्जे में से रिसीवर को डिस्पोजेस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कंटेम्प्ट की। और कंटेम्प्ट मैटर इज बहुत सीरियस मैटर होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार माफी मांगना। कई बार इसलिए कहा जाता है न्यायालय के अंदर जब भी बोले, चाहे जो भी पक्षकार हो, वो उस सम्मान के दायरे में रहे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको ये सपोज करो मैं न्यायालय में खड़ा हूं इस समय, आप लोग जज हैं, तो मैं ऐसे जैसे पानी पी रहा हूं, मुझे पानी पीने का राइट भी नहीं है। मोबाइल की आवाज बोलने का भी राइट नहीं है, और न्यायालय के कार्य में बाधा डालने का भी अधिकार नहीं है। जब हम न्यायालय के कार्य की कार्रवाई में किसी भी रूप से बाधा डालते हैं, आदेश
को मानना ही नहीं, जो हम ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करते हैं वो भी कंटेम्प्ट है। जो लीगल अथॉरिटी को चैलेंज करता हो, इसलिए न्यायालय के समक्ष बहुत ही किसी कहते हैं बहुत रेस्पेक्टफुली व्यवहार होना चाहिए मनुष्य का। तो यहां ये मैंने 5 कंडीशंस आपको बताने की कोशिश की जो विशेष मेरे नॉलेज में थी। रिसीवर कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर, अपने कर्तव्य का निर्धारण स्वयं करेगा, अपने की कब्जे की संपत्ति को खुद नहीं खरीदेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा नहीं चलाएगा, और जो उसके जिस पर कब्जा है उसे अगर कोई हटाता है तो वो न्यायालय को बताएगा, उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो जाएगी जो ऐसा करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिसीवर। कोशिश की पूरा हो गया। धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा अगले उसमें बताते हैं।